हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का 7th चैप्टर जो हमने शुरुआत किया था दोस्तों, जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला जो टॉपिक आज के दिन पढ़ना है हमें, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड के केस में कैसे होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आगे के टॉपिक में हम लोग गैस के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड एंड लिक्विड के केस में कैसा होता है वो हम लोग को देखना है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम बात करें, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो पर यूनिट मास के हिसाब से एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर गिवन आउट हो रहा है कोई भी सब्सटेंस द्वारा, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो सके 1 डिग्री 1 यूनिट पर डिग्री के हिसाब से, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से या फिर 1 केल्विन के हिसाब से चेंज हो सके। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट मास की जरूरत पड़ेगी, कितना एब्जॉर्ब होगा, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉलिड में या फिर लिक्विड में। ठीक है, तो और अगर बात करें कि अगर हमने कंसीडर किया कि जो मास होगा वो 1 kg होगा और जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस होगा, तो हमारा जो S होगा, यानी कि जो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा वो डेल्टा क्यू हो जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन M डेल्टा T, यानी कि मास और हम लोग चेंज इन टेम्परेचर अगर कंसीडर करेंगे तो उसका वैल्यू इस प्रकार आ जाएगा। ओके, और वही अगर एसआई यूनिट को कंसीडर करके हम लोग चलेंगे दोस्तों, तो एसआई यूनिट जो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, वो होता है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर केजी केल्विन। तो जो भी रहेगा, चाहे हम लोग डिग्री सेल्सियस मिले चाहे केल्विन मिले, तो वो एसआई यूनिट उसके हिसाब से बता सकते हैं। और वही सीजीएस यूनिट की अगर बात करें तो अर्ग पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या फिर अर्ग पर ग्राम केल्विन, ये इसके हिसाब से हो जाएगा। एंड इफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोल्स, तो अगर हम बात करें कि जो भी सब्सटेंस होता है उसके हिसाब से स्पेसिफाइड करें मोल्स के टर्म में इंस्टेड ऑफ मास m, तो वो भी केजी के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। एंड देन द स्पेसिफिक हीट इज कॉल्ड एज द मोलार स्पेसिफिक हीट। तो वो टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी स्पेसिफिक हीट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट। एंड मोलार स्पेसिफिक हीट जो है वो आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसके ऊपर, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और ये जो मोलार स्पेसिफिक हीट जो है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज C इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी, और म्यू इज नथिंग बट यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। ओके, एंड हमको एक चीज़ पता है दोस्तों कि जो वाटर होता है ना, वाटर हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई भी सब्सटेंस से अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो हमारा जो वाटर होता है उसका सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। एंड इसीलिए यही रीजन की वजह से जो वाटर होता है इट इज़ यूज एज ए कूलेंट, कूलेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। कहाँ पे, ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स, यानी कि जो रेडिएटर्स होते हैं ना ऑटोमोबाइल में, अपनी गाड़ियों में देखा होगा आगे रेडिएटर्स लगाता है ठंडा करने के लिए इंजन को, तो वहाँ पर लगाया जाता है। एंड साथ ही में हीटर, जो हॉट वाटर बैग्स जो होते हैं हीटर के, वहाँ पे भी ये चीज़ लगाया जाता है। वही अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस के लिए, तो जो गैस होता है उसको अगर हम हीट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो जो वॉल्यूम होता है वो चेंज हो जाता है। यानी कि अगर कोई गैस को हम लोग एक कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज होगा। एंड देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कुछ वर्क ऐसे होते हैं, सम वर्क इज डन ऑन सराउंडिंग्स ड्यूरिंग एक्सपांशन रिक्वायरिंग एडिशनल हीट, यानी कि जो भी यहाँ पे वर्क डन हो रहा है सराउंडिंग के हिसाब से, यहाँ पे एक्सपांशन होगा उसका, जिसको एडिशनल हीट की जरूरत पड़ेगी, और जिसके वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट जो स्पेसिफिक हीट होगा कांस्टेंट प्रेशर के साथ, ठीक है, वो यहाँ पे ग्रेटर होगा देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम SV। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ हो सकता है। तो और वही अगर बात करें, इसके बहुत सारे इफेक्ट्स भी होते हैं। तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है गैसेस का, उसके अकॉर्डिंगली बात करें तो इसमें 2 डेफिनेशन होता है। तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है गैस का, लेकिन कहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर रिलीज हो रहा है, और ये जो एब्जॉर्ब और रिलीज हो रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है, राइज और फॉल हो रहा है टेम्परेचर का, यूनिट मास का, गैस का, यहाँ पे 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। जब भी हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस। लेकिन यहाँ पे हमने क्या रखा है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, ये चीज ध्यान में रखना है। वही अगर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस की अगर बात करें, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं SP, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज। यहाँ पे भी सेम, कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर रिलीज हो रहा है फॉर द राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए गैस थ्रू 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का डेफिनेशन सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, एक बार हम लोग ने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है और यहाँ पे इस बार हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है।
ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। वैसे ही मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस की अगर बात करें तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी जिसको हम लोग बोलेंगे, तो उसको हम लोग डिफाइन करेंगे एज द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, कितना अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर रिलीज हो रहा है फॉर द राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर, जिसमें 1 मोल ऑफ गैस जो रहेगा अगेन 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से रहेगा, और इसमें भी आपका वॉल्यूम जो है उसको कांस्टेंट रखा जाएगा। ठीक है। वैसे ही एक और डेफिनेशन है हमारा मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, क्या बोलता है कि मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो गैस का है कांस्टेंट प्रेशर सीपी पे, उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज फॉर द राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर, यानी कि कितना यहाँ पे राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है टेम्परेचर का ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस थ्रू 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो जो प्रेशर रहेगा व्हेन इट्स प्रेशर उसको हम लोग एज ए कांस्टेंट यहाँ पे रखेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। वही हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमने अभी पढ़ा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा, वैसे यहाँ पे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन बात करेंगे बिटवीन द प्रिंसिपल एंड मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एक रिलेशन होता है दोनों के बीच में, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में एक रिलेशन है जो कि ये फॉलोइंग एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस किया हुआ है। कैसे करेंगे कि जो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जो भी पर्टिकुलर चीज रहेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट को अगर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि जो सीपी है आपका, यानी कि जो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, सीपी यानी कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको अगर मॉलिक्यूलर वेट को और यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि कांस्टेंट प्रेशर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा। तो एक फॉर्मूला बन जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज सीपी इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय एसपी, और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये फॉर्मूला बन जाएगा कि आपका जो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सीवी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसमें आपका म्यू का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है गैस का। तो ये आपको फिलहाल के तौर पे याद रखना है, आगे जैसे ही और टॉपिक आएगा हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा करेंगे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो विल स्टडी द हीट इक्वेशन, इसके आगे हमें हीट इक्वेशन पढ़ना है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे आज नहीं, हमारे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर इसी टॉपिक के साथ समाप्त होता है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि जो भी टॉपिक था टोटल थियोरटिकल टॉपिक था, थोड़ा बोरिंग भी था, आई नो दैट, बट यहाँ पे आपको पढ़ना है दोस्तों, याद भी करना है डेफिनेशंस वगैरह, क्योंकि ऐसे ही डेफिनेशंस एग्जाम में जरूर पूछते हैं और स्टेटमेंट जरूर से पूछेगा। क्लियर है। तो जरूर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, रिटर्न में प्रैक्टिस कर लेना, याद भी कर लेना उसको। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, फिजिक्स का जब भी लेक्चर लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, यूजफुल लगा है, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।